हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं कंप्लीट फिजिक्स की टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली डेरिवेशन की सीरीज। इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट आ चुका है और आपने अच्छा खासा सपोर्ट किया। इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मैं आपके लिए क्रीम क्रीम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण डेरिवेशंस, वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आता रहूं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज इसका लेक्चर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि हम डेरिवेशन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमें डेरिवेशन आते हुए भी हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार इसकी शुरुआत करें, किस प्रकार होगी ये कंप्लीट। तो बिल्कुल आसान तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव कैसे बनाते हैं? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे ही द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश और इनके मध्य की दूरी है 2l। ये हो गया द्विध्रुव। अब हमें बिंदु लेना है, कहा? तो क्वेश्चन ने कहा है निरक्षीय बिंदु पर, तो निरक्ष पर बिंदु लेना है। इसका मतलब है इसके लंब समद्विभाजक पर बिंदु लेना है। तो यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु P। इस P बिंदु की द्विध्रुव से दूरी कितनी है? तो इस P बिंदु की द्विध्रुव से दूरी है r। ध्यान रखना, हम दूरियां जो मापते हैं ना वो द्विध्रुव के केंद्र से मापते हैं, इसलिए ये कंप्लीट दूरी 2l है। तो यहां से यहां तक की दूरी l है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी l है। अब देखो, धनावेश के कारण हम इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और ऋणावेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, जिससे हमें E निरक्षीय प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले धनावेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी? तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर, यानी कि E प्लस इस दिशा में होगी। ऋणावेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होगी? तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की ओर, तो E माइनस है वो इस दिशा में होगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो, E प्लस और E माइनस के हमें घटक करने होंगे। घटक किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले हम एक कोण मान लेंगे। जैसे मान लिया ये कोण कितना है? थीटा है। ये कोण कितना है? थीटा। और इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए और बी बिंदु है, ये पी बिंदु है। अब ये कोण थीटा है, तो सबसे पहले इसके एक समांतर, इस रेखा के समांतर एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार, ताकि हमारे जो ई के घटक करने हैं तभी हमें ई निरक्षीय प्राप्त होगा। तो इसके समांतर रेखा खींचते हैं ताकि हम ई के घटक कर सके। तो ये कोण मैंने थीटा माना है, ये कोण थीटा माना है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है ये क्या है? लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार है आपका l स्क्वायर, लंब हो जाएगा r स्क्वायर। तो बीपी आ जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार इसका कर्ण निकाल कर देखते हैं, तो ये इसका समकोण हो गया, ये थीटा है, आधार है, और ये क्या है? इसका कर्ण। तो ये कर्ण कितना आएगा? ये भी अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि आधार एल है और ऊंचाई कितनी है आर, तो इसका भी एपी कितना आ जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये दोनों कोण, ये भी समकोण है, ये भी कोण समकोण है, और नीचे वाली जो आधार है वो भी दोनों का बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण थीटा है, तो मैथ की प्रॉपर्टी से हमने पढ़ रखा है कि ये कोण भी थीटा होगा। अब ये जब थीटा है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो ये भी थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के घटक निकाल कर, और जो ई निरक्षीय हमारा इस दिशा में आ रहा है उसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी लिखकर फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट वीडियो को आराम से देखिए। सबसे पहले थ्योरी क्या लिखेंगे, तो रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। द्विध्रुव है तो कह देंगे चित्रानुसार एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q + q है, मध्य की दूरी 12 है, इसके लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P स्थित है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चित्रानुसार एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश ±q है और इनके मध्य की दूरी 12 है। इस द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो E+ निकालेंगे। E+ क्या है आपको पता है ना, धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E+ क्या हो जाएगा, KQ/R²। R का मतलब है आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, यानी कि BP का होल स्क्वायर। KQ/B से P तक की दूरी कितनी है, तो रूट में L² + R²। इसी प्रकार E- निकाल लेते हैं। E- का मतलब है -q आवेश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, KQ/- q आवेश से P बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है, तो AP²। तो KQ/AP का मान कितना है, वही मान बराबर है, देखो रूट में L² + R²। इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं। आप देख रहे होंगे कि E+ और E- का मान बिल्कुल बराबर है। देखो KQ/रूट में L² + R², KQ/रूट में L² + R²। तो मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख सकते हैं, E+ है वह बराबर है किसके, E- के,
दोनों बराबर है तो हम इसको ई मान सकते हैं, ई मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो हमने ई मान लिया। अब देखो, अब हम ई प्लस और ई माइनस के घटक करते हैं। अब क्या करते हैं, ई प्लस और ई माइनस के घटक करते हैं। मैं यहां पर आपको घटक करके और बता देता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, इस प्रकार ना इतना पार्ट निकाल रहा हूं मैं, इतना सा जो पार्ट है ना इसको निकाल रहा हूं यहां पर। ये कोण थीटा है, ये ई प्लस है, तो थीटा के साथ बना हुआ कोण होता है कोस थीटा। घटक कैसे करते हैं, तो थीटा के साथ बना हुआ कोण कोस थीटा है, तो यहां पर आ जाएगा ई प्लस कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, लंबवत घटक हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाला पार्ट यहां पर कुछ इस प्रकार है ना, ये कोण थीटा है और ये है ई माइनस, तो इसके भी दो घटक करो, तो थीटा के साथ बना हुआ कोण क्या होता है, कोस थीटा, तो इसका इसके साथ लोगे तो आएगा ई माइनस कोस थीटा, और इसका भी लंबवत घटक लोगे तो आ जाएगा ई माइनस साइन थीटा। घटक कैसे करते हैं, जो थीटा के साथ बना हुआ कोण होता है वो कोस थीटा होता है, लंबवत घटक साइन थीटा होता है। तो ई प्लस का ये हो जाएगा ई प्लस कोस थीटा, और ई माइनस का ये हो जाएगा ई माइनस कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है। ये घटक और ये घटक दोनों विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को निरस्त करे देंगे। जो हमारी ई निरक्षीय आएगी वो केवल और केवल ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा की दिशा में आएगी। तो हम लिख देते हैं कि ई प्लस और ई माइनस के घटक करने पर ई प्लस साइन थीटा तथा ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। और जो हमारी ई निरक्षीय आएगा वो किसके कारण आएगा, ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा के कारण। तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और ई निरक्षीय ई प्लस कोस थीटा कोमा ई माइनस कोस थीटा की दिशा में प्राप्त होता है। तो ई निरक्षीय क्या होगा, ई निरक्षीय इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, तो लिख दो ई प्लस कोस थीटा और प्लस में ई माइनस कोस थीटा। अब ई प्लस और ई माइनस तो आपको पता है दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। मैं इन्हें हाईलाइट कर देता हूं अलग से, ये दोनों क्या है, बराबर है, जिसे हमने क्या माना है, ई माना है, ई माना है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसे, ई प्लस और ई माइनस को ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2e कोस थीटा।
तो ई निरक्षीय किस दिशा में आएगा आपको? ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा के कारण आएगा, क्योंकि ये दोनों घटक तो एक दूसरे के विपरीत है, तो निरस्त कर देंगे। तो 2e कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान निकालना है। e का मान तो हम निकाल लेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जैसे यहां निकाला है ना, इस प्रकार यही हो जाएगा। लेकिन कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में देख लो, कोई भी त्रिभुज देख लो, दोनों के दोनों त्रिभुज है, इससे निकालोगे फिर भी वही आएगा और इससे निकालोगे फिर भी वही आएगा, क्योंकि आधार और कर्ण दोनों ट्राइंगल में समान है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार है आपका एल और कर्ण है रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो आ गया कोस थीटा का मान। और ई का मान हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। तो वो वैल्यू क्या करते हैं? वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं इस समीकरण में, तो हमें ई निरक्षीय प्राप्त हो जाएगा। तो ई निरक्षीय इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई निरक्षीय इक्वल टू 2 ई का मान क्या होता है? ई का मान होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी दूरी कितनी है? रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों समान है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कोस थीटा की वैल्यू हमने देखी है एल बटा अंडरूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो ई निरक्षीय क्या आ जाएगा? 2k/q/l अपॉन में स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं स्टेप लिख देता हूं ताकि आपको और भी आसानी रहे। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक पावर यहां पर है, आधी पावर यहां पर है, तो क्या हो जाएगा? 3/2 पावर हो जाएगा। तो ई निरक्षीय निकाले, इससे पहले आपको याद हो द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L, ये देखो, ये आ गया 2L और ये Q। 2L/Q क्या हो जाता है? P। तो इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो P। ई निरक्षीय इक्वल टू K और ये हो जाएगा P अपॉन में क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और आधी कितनी हो जाएगी? 3/2। 1 और आधी कितनी हो जाएगी? 3/2। लेकिन यहां पर ध्यान में रखना, हम जो द्विध्रुव ले रहे हैं उसकी तो दूरी है, उनके मध्य की दूरी है बहुत ही कम, और जो बिंदु ले रहे हैं वो ले रहे हैं आर दूरी पर, यानी कि जो आर है वो काफी बड़ा है। किससे? आर काफी बड़ा है, जो द्विध्रुव के मध्य की दूरी है ना एल, उससे। इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर भी ग्रेटर देन होगा एल स्क्वायर से, और हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं लगभग आर स्क्वायर के बराबर। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। देखो, एक पावर यहां पर है, आधी पावर यहां पर, तो क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर लिखोगे
तो आर स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ई निरक्षीय क्या आ जाएगा? ई निरक्षीय आ जाएगा KP अपॉन आर क्यूब। अब देखिए ई निरक्षीय क्या आ गया? KP अपॉन आर क्यूब आपको प्राप्त हो गया है। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एक द्विध्रुव लिया, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य की दूरी 12 थी। इसके लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P ले लिया और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, और जिससे आपको E निरक्षीय प्राप्त हुआ। इस दिशा में क्या प्राप्त हुआ था? देखो E प्लस कोस थीटा, इनके घटक करने पर प्राप्त हुए थे E माइनस कोस थीटा, और फिर हमने E निरक्षीय E प्लस कोस थीटा और E माइनस कोस थीटा का योग कर दिया, E की वैल्यू रख दी, कोस थीटा की वैल्यू रख दी, तो हमें E निरक्षीय प्राप्त हुआ KP अपॉन आर क्यूब। अब यदि आपको इसका सदिश रूप पूछ ले तो इसका सदिश रूप और इसका वक्र बनाते हैं। यहां से मैं एक बार मिटा देता हूं, यहां पर हम सदिश रूप और इसका वक्र बनाते हैं। सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा? तो देखो ई निरक्षीय, इस पर वेक्टर लगा दो और माइनस का KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब, बस ये आपका सदिश रूप हो जाएगा। माइनस क्यों आया? इसका भी कारण है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, और ई निरक्षीय हमारा है इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए ई निरक्षीय है, इसके सदिश रूप में माइनस का साइन आया है। यदि आपको वक्र पूछ ले ई व आर में, आर क्यूब में वक्र, तो आप जानते हो ई है आर क्यूब में संबंध किस प्रकार है? आर क्यूब ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, ई और आर में इस प्रकार, ये वक्र हो जाएगा। यदि आपको ई अक्षीय और ई निरक्षीय का रेशियो पूछ ले तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। चलो एक पॉइंट आपको और बता देते हैं। यदि आपको पूछ ले ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय, इसका अनुपात बताओ, तो अनुपात क्या हो जाएगा? अक्षीय में आपने पढ़ा था 2KP अपॉन आर क्यूब, और निरक्षीय में क्या है? KP अपॉन आर क्यूब, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। आई थिंक आपको कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आई है। आप इसी प्रकार की डेरिवेशन को, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने इस डेरिवेशन को याद कर लिया है।